पुराणों में कहा गया है, कलयुग में जब कलिराज का आतंक हद से आगे बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने श्री विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। पर कहां होगा कल्कि का जन्म? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा तो ये भी गया है कि कल्कि वहां आएंगे जहां 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषि आज भी जीवित हों, और जहां ये सभी हिडन ह्यूमंस सदियों से कल्कि के इंतजार में ही रुके हुए हैं। और वहीं ये सभी कल्कि को सिखाएंगे ब्रह्म विद्या और उन डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जो रामायण और महाभारत काल के बाद इस धरती से गायब हो चुके हैं। इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट की माने तो हिमालयन रेंज के एक मिस्टीरियस माउंटेन में आज भी एक ऐसी ही अनोखी दुनिया छिपी हुई है जहां ये महामानव अपनी समाधि में लीन है। क्या आपको अंदाजा है कि हम हिमालय के किस माउंटेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसे अनोखे माउंटेन की जहां वक्त भी अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर देता है, जहां 3 डायमेंशन में महसूस होने वाली हमारी ये दुनिया एक चौथे डायमेंशन में एंटर कर जाती है, और वहां टाइम की डेफिनेशन ही बदल जाती है, जहां रेडार नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करते। तो क्या समय की सीमा से परे कैलाश टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, मल्टी डायमेंशन, टाइम पैराडॉक्स जैसी कल्पनाओं को सच्चाई में बदल सकता है? अगर हमारी कई बातों पर भरोसा न हो तो उनसे पूछिए जो कैलाश की यात्रा पर गए हो और जिन्होंने मानसरोवर में डुबकी लगाई हो। वही मानसरोवर झील जहां आसमान से तारे फरिश्तों की तरह डुबकी लगाने नीचे उतरते हैं और पलक झपकते ही बादलों में वापस छिप जाते हैं। आज के इस मानसरोवर झील को सदियों पहले वैदिक युग में क्षीर सागर कहा जाता था। वही क्षीर सागर जहां विष्णु अपने शेष नाग पर बैठे इस संसार का पालन करते हैं। और कहा तो यह भी गया है कि शेष नाग ही इस धरती को अपने फन पर संभाले हुए हैं। तो क्या आज जिस कैलाश को साइंटिस्ट एक्सेस मंडी कहकर पुकारते हैं, उसके नीचे वो शेष नाग छिपा हुआ है? बौद्ध एंशिएंट स्क्रिप्ट भी कहती है कैलाश के अंदर एक गुप्त शहर है, एक ऐसा शहर जिसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान, जिसे कोई शांग्रीला के नाम से जानता है तो कोई संभाला, तो कुछ वैज्ञानिक इसे एलियंस की दुनिया मानते हैं, तो हिंदुओं के लिए यह शिव का निवास है, उनका कैलाश है। कुछ लोगों के लिए यह धरती और स्वर्ग को जोड़ने का गुप्त दरवाजा भी है। फॉरेन साइंटिस्ट ने तो यहां तक कहा कि कैलाश पर ऊपर चढ़ते वक्त उन्होंने कुछ बहुत ही अकल्पनीय देखा। न सिर्फ इतना, बल्कि कुछ सालों बाद ही उन सभी की मौत भी हो गई। रूसी साइंटिस्ट ने यह तक कहा कि कैलाश एक पर्वत नहीं बल्कि ह्यूमन मेड पिरामिड है, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, और इन पिरामिड के अंदर से ही वो अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या है वैक्यूम पिरामिड का राज? नासा कैलाश पर्वत के किन रहस्यों को उजागर करती है? कैलाश में ही क्यों दिखते हैं ये हिम मानव? कहां रहते हैं महाअघोरी? क्या कैलाश के राक्षस ताल में आज भी राक्षसों और रावण जैसे महादानव की रूह घूमती है? क्या कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करते? क्यों अक्सर दिखते हैं यूएफओ कैलाश पर्वत के नजदीक? चमकते गिरते हुए सितारे और मिस्टीरियस आवाज के पीछे का राज क्या है? क्या एलियन सच में कैलाश पर्वत पर रहते हैं? और क्या भगवान शिव ही एलियन है? बौद्ध धर्म के अनुयायी और चीन कैलाश के अंदर किस नगर की तलाश में जुटे हुए हैं? क्यों चीन ने कैलाश को घेर रखा है? और क्या हुआ था गुंगे किंगडम के उन 1 लाख लोगों के साथ? क्या वो कैलाश पर जाकर गायब हो गए? और कैसे? कैलाश के हर एक राज से आज पर्दा उठने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना जरूरी है। कैलाश पर्वत की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने की तरफ चलने से पहले हमें कैलाश के जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। आपको यह तो पता ही होगा कि माउंट कैलाश चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत रीजन में है। अगर पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो चाइना के नगारी प्रीफेक्चर रीजन में यह खूबसूरत कैलाश माउंटेन मौजूद है। यहां पर हमें नगारी प्रीफेक्चर को समझना भी जरूरी है। यह वो एरिया है जहां तिब्बत का प्राचीन गुंगे किंगडम 10th सेंचुरी के दौरान बसा हुआ था। अगर गुंगे किंगडम की बात की जाए तो इसका भी कैलाश पर्वत से बहुत गहरा संबंध है। कहा जाता है जब लद्दाख ने गुंगे किंगडम पर अटैक किया तो इस साम्राज्य के 1 लाख लोग कैलाश पर्वत के अंदर ही जाकर कहीं गायब हो गए। हिस्ट्री की किताबों में कैद गुंगे किंगडम और कैलाश की यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसके बारे में भी हम आगे जरूर समझेंगे। पर अभी नजर घुमाते हैं कैलाश की हिस्ट्री की ओर। जैसे कि हम कैलाश रेंज की बात कर रहे थे, तो कैलाश रेंज, जिसे गैंगडीजी रेंज भी कहा जाता है, यह तिब्बत प्लेटो का एक फैला हुआ एरिया है। भारत से इस पर्वत की दूरी की बात करें तो इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर से यह पर्वत सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। और इसी कैलाश रेंज में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट झील भी हैं, जिसे लेक मानसरोवर
और लेक राक्षस ताल कहा जाता है। इनकी हिस्ट्री भी कैलाश की हिस्ट्री की ही तरह बहुत ही मिस्टीरियस है। माना जाता है कि 4 इंपॉर्टेंट एशियन रिवर्स का सोर्स भी यही 2 झील और कैलाश माउंटेन है, जिसमें इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र के साथ करनाली रिवर आता है, जो गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। धार्मिक मान्यता की बात करें तो कैलाश पर्वत का जिक्र 4 अलग अलग धर्मों में मिलता है, जिसकी जड़ें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध संप्रदाय के लोगों से जुड़ी हुई हैं। इन 4 धर्मों के इतिहास में कैलाश पर्वत का जिक्र हमेशा से किया गया है। तो चलिए इन 4 धर्मों के नजरिए से कैलाश पर्वत के इतिहास को पहले समझने की कोशिश करें। अगर कैलाश पर्वत के नाम को समझने की कोशिश करें तो कैलाश शब्द संस्कृत का एक शब्द है, जिसका मतलब क्रिस्टल होता है। तिब्बत इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ नजर घुमाएं तो भी कैलाश शब्द का मतलब क्रिस्टल है, और इसका ओरिजिन संस्कृत से ही बताया गया है। तिब्बती लोग कैलाश माउंटेन को गैंग रिनपोचे भी कहते हैं, जो कि एक चाइनीज शब्द है। इसका मतलब है बर्फ से ढकी पहाड़ी। जैन धर्म की बात की जाए तो हिंदुइज्म से ही आगे बढ़ा जैन धर्म कैलाश माउंटेन को कैलाश के नाम से ही जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध टेक्स्ट की। बौद्ध रिलीजन में कैलाश माउंटेन को स्वास्तिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश रेंज के आसपास रहने वाले लोकल लोग इस पर्वत को टाइस माउंटेन भी कहते हैं। कैलाश के बारे में बेसिक जानकारियां तो आपने जान ली। अब चलिए इसके इतिहास को अलग अलग धर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं हिंदुइज्म की। हिंदुओं के सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद में भी हिमालयन रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालयन रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र है, जिसमें से एक कैलाश भी है। वैदिक काल में शिव को रुद्र कहकर बुलाया जाता था। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है और उनके निवास के रूप में कैलाश पर्वत का नाम वेदों में भी दर्ज है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में रामायण के उत्तरकांड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर लंका ले जाने के बारे में सोचा, और कैलाश को जैसे ही वो उखाड़ने लगा, भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया और रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दबकर रह गई। यही वो समय था जब रावण ने शिव की भक्ति और अपने दर्द के साथ शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज महादेव के सबसे बड़े स्तोत्र के रूप में इंटरनेट में छाया हुआ है, जिसे सुनते ही शिव की एक अलग ही छवि, शिव की भक्ति और शक्ति का एहसास हर किसी के दिमाग में घूमने लगता है। इसके बाद महाभारत काल में पांडवों की कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। ये कहानी बताती है कि कैलाश पर्वत महाभारत काल में स्वर्ग जाने का एक गुप्त मार्ग माना जाता था। यहीं पर एक बात यह भी सामने आती है, जो आज भी कही जाती है, कि जीवित रहते हुए आप कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मरना होगा। मरने का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगाना नहीं है। यहाँ पर मौत का मतलब अहंकार से भी है। कहा जाता है जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही कैलाश के सही दर्शन होते हैं। इस कहानी में महाभारत में यह भी बताया गया, क्योंकि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, वो असली धर्मराज कहे जाते थे, इसलिए सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और उसके जरिए स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी एक एक करके कैलाश पर ही मृत्यु के साथ जुड़ गए। कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी विष्णु पुराण में भी मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर्वत के 4 अलग अलग फेस हैं, एक क्रिस्टल, दूसरा रूबी, तीसरा गोल्ड और चौथा गहरे नीले रंग का पत्थर, जिसे लैपिस लाजुली भी कहा जाता है। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत इस पूरी दुनिया का पिलर है और हिमालय रेंज के बिल्कुल बीच में स्थित है। देवी भागवत पुराण की बात की जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती के निर्माण की कथा के साथ ये बताया गया है कि पहाड़ों का निर्माण इस पृथ्वी को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए किया गया था। जैसे हम दीवार पर किसी चीज को सही जगह पर रखने के लिए कील ठोक देते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर मौजूद ये माउंटेन्स पृथ्वी को एक स्टेबल पोजीशन पर बनाए रखते हैं, जिसमें से कैलाश भी एक ऐसा ही पर्वत है। हिंदू धर्म ग्रंथ के महाशिव पुराण में भी कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना गया है, जिसमें महादेव अपनी पत्नी देवी पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और शिव गणों के साथ रहते हैं। शिव पुराण के साथ साथ मार्कंडेय पुराण में भी कैलाश से जुड़ी बहुत सी कहानियां मिलती हैं। हिंदू धर्म के बाद अब जैन धर्म के स्क्रिप्चर्स की बात करें तो जैन स्क्रिप्चर अष्टपद में यह बताया गया है कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पहाड़ के ऊपर मोक्ष को प्राप्त किया था। जैन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि ऋषभदेव को निर्वाण मिलने के बाद उनके बेटे राजा भरत चक्रवर्ती ने कैलाश के ऊपर 3 स्तूप और 24 तीर्थंकर का निर्माण करवाया था। जैन ट्रेडिशन के अनुसार 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी यहां जाकर तपस्या की थी।
जैन धर्म के बाद अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के लोग कैलाश माउंटेन को मेरू पर्वत या माउंट मेरू कहते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में माउंट मेरू का जिक्र मिलता है। बुद्धिज्म के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का एक्सेस कैलाश पर्वत को ही माना गया है। तिब्बत और चाइना के कुछ एरिया में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोगों का यह मानना है कि उनके बुद्धा ककरा संवरा कैलाश में ही रहा करते थे और इन्हें ही डेम चौक के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक बुद्धिस्ट साधु पद्म संभव के बारे में भी कहा जाता है कि 7th और 8th सेंचुरी के दौरान ये कैलाश पर्वत में ही रहा करते थे। हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आज तक कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिनके कैलाश पर चढ़ने का दावा किया जाता है और यह दावा बुद्धिज्म ट्रेडिशन के जरिए ही सामने आता है। उनके अनुसार एक बौद्ध तांत्रिक गुरु मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10वीं शताब्दी के दौरान कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिली एक कहानी के अनुसार एक बार दो मैजिशियंस के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें से एक तिब्बत के मिलारेपा और दूसरे नारो बोंचुंग थे। झगड़ा इस बात पर था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब यह साबित नहीं हो पाया तो सभी ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जो कैलाश की चोटी पर सबसे पहले चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की। नारो बोंचुंग अपने मैजिक ड्रम में बैठकर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि सभी ने देखा मिलारेपा पहले ही कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं और वहां बैठकर मेडिटेशन या यूं कहें ध्यान में मग्न है और मिलारेपा इस तरह से जीत गए। यहीं से मिलारेपा के सबसे पहले कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की बात भी सामने आती है, पर इसे लेकर कोई सटीक एविडेंस मौजूद नहीं है। न ही कभी महान बुद्धिस्ट तांत्रिक मिलारेपा ने अपनी जिंदगी में इस बात का खुलासा खुद अपनी जुबान से किया था। लेकिन बौद्ध धर्म की बात माने तो वो ये जरूर मानते हैं कि मिलारेपा ही इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को जीत लिया। बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यताओं के बाद चलिए बात करते हैं बॉन रिलीजन की। अगर आप इस धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि तिब्बत रीजन में यह धर्म पाया जाता है। ये कुछ कुछ बौद्ध धर्म जैसा ही है, या आप ये कह सकते हैं कि ये बुद्धिज्म से निकलकर ही 10th सेंचुरी के दौरान एक अलग धर्म की तरह हमारे सामने आया। बॉन रिलीजन को मानने वाले कैलाश पर्वत को एक पवित्र और जादुई माउंटेन मानते हैं और इसे स्वास्तिक माउंटेन भी कहते हैं। इस धर्म के लोगों ने ही कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी का नाम भी दिया है। इनके अनुसार इस पूरी धरती का एक्सिस या कहें सेंटर ऑफ द अर्थ कैलाश पर्वत है। तो ये तो थी कैलाश माउंटेन से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, लेकिन कैलाश रेंज में कैलाश पर्वत के बहुत ही पास मौजूद राक्षस ताल और मानसरोवर लेक के बारे में नहीं जाना तो फिर क्या जाना। तो चलिए इन झीलों के इतिहास और इनकी मिस्ट्री की तरफ एक नजर घुमाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको चौंका नहीं सकती, दुनिया की कोई भी खूबसूरती आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो एक बार आपको मानसरोवर झील के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। मानसरोवर की लोकेशन की बात करें तो माउंट कैलाश से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की दो झील हैं। यहाँ राक्षस ताल खारे पानी की झील है तो मानसरोवर का जल बिल्कुल मीठा है। मानसरोवर झील की यात्रा पे गए बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि अगर मानसरोवर झील के ठीक सामने बैठकर ध्यान लगाया जाए तो थोड़ी ही देर में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से तारे नीचे उतरकर झील पर गिरते हों और थोड़ी देर बाद वापस ऊपर चले जाते हो। आसमान से झील और कैलाश के ऊपर गिरते इन सितारों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन इसका अनुभव सैकड़ों लोगों ने किया है। तिब्बत के लोग इस झील को मापन युत्सो भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो वैदिक काल में ब्रह्मा ने अपनी मानसिक कल्पना से इस झील का निर्माण किया, इसीलिए ब्रह्मा के मन से पैदा हुए इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। यहां मानस का मतलब दिमाग है तो सरोवर का मतलब झील है। विष्णु पुराण में भी इस दुनिया की 5 पवित्र झीलों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक मानसरोवर झील भी है। नेपाल से करीब 50 किलोमीटर और भारत के उत्तराखंड से 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के साउथ वेस्ट रीजन में ये दोनों झील मौजूद हैं। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मानसरोवर सूर्य की छवि है तो वहीं राक्षस ताल चंद्र की छवि है। मानसरोवर झील का पानी छलक कर राक्षस ताल के लेवल को मेंटेन करके रखता है। हिंदू जहां कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं, वहीं पौराणिक ग्रंथ ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने ही मानसरोवर झील का भी निर्माण किया था और देवी पार्वती इस झील में स्नान करने आया करती थी। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि आज भी इस झील के आसपास भगवान शिव और पार्वती घूमने आते हैं, इसलिए झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। भले ही आज इसमें डुबकी लगाने में प्रतिबंध चाइना के द्वारा लगा दिया गया हो, लेकिन पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने और इसका पानी पीने वाले लोगों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बॉन रिलीजन में भी इस झील को बहुत पवित्र माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भी इस झील का जिक्र मिलता है। वहीं जैन धर्म के लोग मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस झील को बनाया था
और इसी के पास उन्हें निर्वाण मिला था। जैन तीर्थंकरों की भी बहुत सी कहानियां मानसरोवर झील से जुड़ी हुई हैं। मानसरोवर भी कैलाश की तरह बहुत मिस्टीरियस माना जाता है। जहां जाने वाले लोग बताते हैं कि इस झील के सामने आते ही कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने आप ही आंखें भर आती हैं, इमोशंस उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन अंदर से पवित्र हो गया हो। एक अजीब सा अट्रैक्शन इस झील की तरफ महसूस होता है। मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पर गए लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन मानसरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं तो आपको इसकी खूबसूरत कई गुना ज्यादा दिखाई देती है। साथ ही इसमें डुबकी लगाने और इसे देखने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच अगर आप इस झील के किनारे पहुंचते हैं तो ये झील आपको समुद्र की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी सी बीच के किनारे बैठे हो, जहां झील का पानी और आसमान से उतरते बादल एक दूसरे को छू रहे हों। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी मानसरोवर झील को क्षीर सागर भी कहा गया है। माना यह भी जाता है कि इसी झील के नीचे शायद शेषनाग या फिर भगवान शिव के गले का हार वासुकी भी हो सकता है। इस झील के आसपास आपको कोई पेड़, कोई बड़ी घास, फूल कुछ भी दिखाई नहीं देते। इसके आसपास सिर्फ सवाना घास के मैदान है, जिसकी घास बहुत छोटी छोटी है। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि ये झील और इसके आसपास का टेम्परेचर बहुत जल्दी बदलता है। कुछ ही समय में आपको ठंड लगती है तो कुछ ही पल बाद ऐसा लगता है जैसे गर्मी कई गुना ज्यादा बढ़ गई हो। इन सवाना घास में लेटने का अनुभव जिन लोगों ने लिया है उनका भी कहना है कि घास कभी ठंडी तो कभी बहुत ज्यादा गर्म महसूस होती है, लेकिन झील का पानी हमेशा ठंडा और मीठा ही रहता है। अक्सर रात के वक्त और सुबह सुबह, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए हुए लोगों ने झील के ठीक ऊपर आसमान में यूएफओ को उड़ते भी देखा है, जिसे लोग एलियन से जुड़ा हुआ मानते हैं। मानसरोवर झील से जुड़ी एक और मिस्ट्री ये भी है कि इसका पानी हमेशा शांत रहता है। इसमें कोई हलचल दिखाई नहीं देती। टेम्परेचर में भी कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। जबकि इस झील के ठीक बगल में मौजूद राक्षस ताल का टेम्परेचर और उसके पानी का आकार वेदर के अनुसार बदलता रहता है, पर मानसरोवर में मौसम का असर नहीं होता। यह भी एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया। मानसरोवर झील की तरह ही राक्षस ताल से भी बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो राक्षस ताल ही वो जगह है जहां रावण ने भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण की एनर्जी आज भी राक्षस ताल के आसपास मौजूद है। इसीलिए राक्षस ताल जाने वाले लोगों को एक नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग होती है। इसे राक्षस ताल राक्षस राज रावण के कारण ही कहा जाता है, जिसका पानी खारा है, जबकि इसके ठीक बगल में मौजूद मानसरोवर झील का पानी बिल्कुल मीठा है। माउंट कैलाश के ठीक नीचे मौजूद इन दोनों झीलों के पानी में इतना अंतर भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। साइंटिस्ट अक्सर रिसर्च करने यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इन दोनों झीलों के पानी में अंतर का पता नहीं लगा। मानसरोवर झील की तरह राक्षस ताल भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे नेगेटिविटी का अट्रैक्शन पॉजिटिविटी से बढ़कर होता है। राक्षस ताल के आसपास जाने वाले लोगों ने अक्सर एक अजीब सा झुकाव इस झील को लेकर महसूस किया है। इस झील का पानी बहुत खारा है और इसके आसपास जीवन का एक भी निशान दिखाई नहीं देता। कोई पक्षी नहीं, कोई घास नहीं। मानसरोवर में डुबकी लगाने से जैसे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही राक्षस ताल में अगर आपने एक बार डुबकी लगा दी तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी हद से ज्यादा सवार हो सकती है। साइंस भी राक्षस ताल के रहस्य को जानने के लिए हमेशा परेशान रहता है। साइंटिफिक रीजन की तरफ देखें तो साइंस का मानना है कि राक्षस ताल की गहराई एक तो बहुत ज्यादा है, करीब 150 फीट से भी ज्यादा। इसके साथ ही यहाँ कुछ ऐसे हार्मफुल नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भी इसमें कभी डुबकी नहीं लगाई जाती। आप राक्षस ताल के आसपास रावण की तरह बहुत से अघोरी, साधु और तांत्रिकों को मेडिटेशन में बैठे हुए जरूर देख सकते हैं, पर कहा यह भी जाता है कि अगर आपके दिमाग में आपका बस नहीं है, आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको ज्यादा देर तक राक्षस ताल के आसपास नहीं रुकना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग राक्षस ताल को एक नजर देखने के बाद तुरंत वहां से लौट जाना ही बेहतर समझते हैं। कुछ अघोरियों ने राक्षस ताल को लेकर यह भी कहा कि इसके नीचे की दुनिया बहुत बड़ी है, शायद ये समुद्र से जाकर मिलती है और शायद पाताल से भी। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो शायद ही कोई बता सके। पर हर साल महाशिवरात्रि के दौरान राक्षस ताल के आसपास तिब्बती एक उत्सव भी मनाते हैं। क्योंकि उस समय ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आम लोग इस समय मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा सकते। अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं, आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच का फर्क समझना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको कैलाश के नीचे बसे इन दोनों झीलों का नजारा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देखना चाहिए। कैलाश का अट्रैक्शन भारत, चीन, नेपाल और तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। माउंट कैलाश ने विदेशियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है
और 1999 में ऐसे ही एक रशियन डॉक्टर कैलाश की सैर पर आए। डॉक्टर अर्नस्ट मोल्दाशेव एक रशियन फिजिशियन, जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। ये एक एक्सप्लोरर भी हैं। माउंट कैलाश से जुड़ी कहानियां डॉक्टर मोल्दाशेव को रशिया से तिब्बत तक खींच लाईं। 1999 में ये अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचे। कुछ महीनों तक माउंट कैलाश के आसपास घूमने के बाद रशियन साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि कैलाश पर्वत नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। रशियन डॉक्टर का यह भी कहना था कि कैलाश का यह पिरामिड कहीं ना कहीं गीजा के पिरामिड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी रशियन साइंटिस्ट ने एक और मिस्टीरियस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई एक पिरामिड नहीं है बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड्स को मिलाकर माउंट कैलाश जैसा एक बड़ा पिरामिड बनाया गया है और ये माउंट कैलाश अंदर से खोखला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी रशिया से बहुत से एक्सप्लोरर माउंट कैलाश की यात्रा पर आ चुके हैं। रशियन पेंटर निकोलस रोरेट भी कैलाश माउंटेन की इसी यात्रा पर रशिया से तिब्बत तक आए थे। उन्होंने इस पर अपनी एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल द पाथ टू कैलाश है। अपनी इस किताब में रशियन साइंटिस्ट ने कैलाश की अपनी पूरी यात्रा का जिक्र भी किया है। निकोलस ने अपनी बुक में वो कहानी भी लिखी है जिसमें इनके साथ कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले बहुत से लोग अचानक गायब हो गए थे। वो कुछ इस तरह से गायब हुए कि उनके होने और न होने की कोई निशान इन्हें दोबारा कभी नहीं मिले। निकोलस ने अपनी बुक में इस बात का भी खुलासा किया कि जो लोग उनके साथ कैलाश पर आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद वापस नीचे उतर आए, उनमें से भी अधिकतर लोग अपनी जिंदगी एक डर में बिताने लगे। उन्हें कैलाश पर कुछ ऐसा दिखा था जिसका डर हमेशा उनके मन में सवार रहा और कुछ ही सालों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। निकोलस की तरह ही रशियन डॉक्टर मोल्दाशेव ने भी कैलाश रेंज में अपना बहुत सा वक्त बिताया है। ये बताते हैं कि इन्होंने तिब्बत के धर्मगुरुओं से इस बारे में बातचीत भी की और बहुत से धर्मगुरुओं ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास या उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कुछ धर्मगुरुओं ने रशियन साइंटिस्ट से कैलाश पर्वत के नीचे सैकड़ों गुफाओं के होने की बात भी की। अपने अनुभव के बारे में बताते हुए मोल्दाशेव ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है। जब कैलाश पर्वत के नीचे एक बार वो अपनी टीम के साथ रात के वक्त कैंप लगाकर आराम कर रहे थे, तब उन्हें माउंट कैलाश से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती हुई सुनाई दी। ये आवाजें कैलाश के आसपास से नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च और लंबे समय तक जारी रखी और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि कैलाश अंदर से खोखला है, इसके अंदर एक अलग दुनिया है और ये आवाज वहीं से आती है। मोल्दाशेव ने यह भी बताया कि कैलाश के आसपास के स्ट्रक्चर को समझा जाए तो ये ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह है जिसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह है, जो बिल्कुल गीजा के पिरामिड जैसा ही है। इसलिए वो ये दावे के साथ कहते हैं कि गीजा का पिरामिड और कैलाश माउंटेन के बीच कोई गहरा संबंध है। मोल्दाशेव और उनकी टीम कैलाश के ऊपर पड़ने वाले उन अनोखी रोशनियों का भी जिक्र करते नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि रात के वक्त कैलाश के ऊपर अलग अलग तरह की लाइट आसमान से नीचे आती दिखाई देती है, जो कैलाश माउंटेन की खूबसूरती को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों चमकते हुए सितारों को कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के ऊपर गिरते हुए देखा है और कुछ स्वास्तिक जैसी आकृतियां भी उन्हें कैलाश माउंटेन के ऊपर चमकती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे का कारण वो नहीं समझ पाए। हालांकि बाद में बहुत से साइंटिस्ट कैलाश माउंटेन को लेकर अपनी रिसर्च के लिए तिब्बत आते रहते हैं, पर किसी ने भी पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी बात नहीं की। हाँ, लेकिन यहाँ आने वाले अधिकतर रिसर्चर्स का यह जरूर मानना है कि कैलाश के अंदर सैकड़ों गुफाएं हैं जो बहुत गहराई तक जमीन के अंदर जाती हैं। कहाँ जाती हैं ये किसी को नहीं पता। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे गोल्ड माइंस है। अर्नस्ट मोल्दाशेव रशियन डॉक्टर होने के साथ साथ मिथोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं। इन्होंने इस तरह के विषयों पर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें से एक किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इन्होंने अपनी हिमालय और कैलाश की यात्रा का जिक्र किया है। मोल्दाशेव ये भी मानते हैं कि टिबेटन सीक्रेट टेक्स्ट में लिखी गई ये बातें सही है। तिब्बती और बुद्धिज्म टेक्स्ट में हिडन सिटीज की बात की गई है। बौद्ध साधु कहते हैं कि कैलाश की गुफाओं के अंदर से एक अनोखी दुनिया के लिए रास्ता जाता है और रशियन साइंटिस्ट का भी यही मानना है। उनका भी कहना है कि इन पिरामिड के अंदर कुछ अनोखी दुनिया बसती है। अब वो एलियंस की दुनिया है या तिब्बती धर्मगुरुओं के द्वारा बताया गया एक दूसरा लोक, जहां जाने का रास्ता तो गुफाओं के जरिए दिखाई देता है, पर ये गुफाएं धरती के अंदर कहां तक जाती हैं और कहां जाकर पहुंचती हैं ये किसी को नहीं पता। रशियन ही नहीं बल्कि अमेरिकन साइंटिस्ट भी कैलाश को लेकर हमेशा क्यूरियस रहते हैं। 2015 में नासा ने भी ऐसी ही एक कोशिश की थी। नासा ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि क्यों कभी कैलाश को कोई जीत नहीं पाता, क्यों कैलाश की चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाता और क्यों कभी कोई हेलीकॉप्टर कैलाश के ऊपर नहीं उड़ाया जाता। लेकिन नासा के साइंटिस्ट इसके लिए कैलाश पर्वत पर जा नहीं सकते थे और चाइना ने भी 2001 के बाद कैलाश के ऊपर जाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए नासा ने सैटेलाइट के जरिए कैलाश को समझने की कोशिश की। नासा ने कैलाश के ठीक ऊपर गूगल नेविगेशन सिस्टम के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया और जो रिजल्ट सामने आया उसने नासा को भी हैरान कर दिया। नासा ने अपनी रिसर्च के जरिए यह साबित किया
कि कैलाश इस पूरी धरती का सेंटर है। इसके साथ ही गूगल इमेज में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे कभी शिव की परीक्षा आई तो कभी ओम का निशान माना गया। रशियन साइंटिस्ट ने मैन मेड पिरामिड की बात तो कह दी, पर अगर ये बात सच भी है तो उन सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड्स को मिलाकर एक बड़ा पिरामिड किसने बनाया? फिर कैसे उसे एक माउंटेन का रूप दिया गया? ये आज भी एक राज है। लेकिन ये तो सच है कि चाहे ये पिरामिड हो या मिस्टीरियस गुफाएं, और उन गुफाओं से जाता कोई अनोखा रास्ता, पर कैलाश के अंदर कुछ तो ऐसा है जो सबको हैरान करता है। कि आप भी कैलाश के अंदर छिपी उन हिडन मिस्टीरियस सिटीज का रहस्य जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए।